Hi students, today we are going to study surface chemistry. Before this, I have completed 4 chapters in the physical chemistry, electrochemistry, solid state, chemical kinetics, solution, and 5th chapter is the surface chemistry. आपको बता देते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं। तो जो ऑफलाइन क्लास चल रहा था उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर दिए, केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट कर दिए, सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर दिए। सॉल्यूशन में हम 4-5 क्लास ही ले पाए थे, उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया। खास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज के लिए तो लॉकडाउन ही है ना। तो 5वां चैप्टर जो सरफेस केमिस्ट्री है ये किसी बैच में हम पढ़ाए नहीं है, इसीलिए एक नया चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर से एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आज हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। यह चैप्टर जो है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल 4 चैप्टर में ही है जो हम आपको पढ़ा दिए हैं। बाकी हम न्यूमेरिकल के क्लास और अलग से देंगे आपको यूट्यूब पर, समझ रहे हैं ना। ऐसे तो न्यूमेरिकल हम बहुत ज़्यादा बता ही चुके हैं, इसके बावजूद भी हर चैप्टर का जो है सॉलिड स्टेट का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, सबका हम जो है न्यूमेरिकल आपको वीडियो में देंगे। और ये चैप्टर आप पढ़िए सरफेस केमिस्ट्री, इसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। समझने में बहुत आनंद आएगा, इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, समझ रहे हैं ना। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझो बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री नाम से ये स्पष्ट है, इसमें सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। जैसे ये पेन है, इसका सतह, इसमें सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब समझ में आ गया। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाए हैं आपको, तो जैसे हम मॉल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो Na+ जो है कैथोड के ऊपरी सतह पर जाके जमा हो जाता था। Na+ जो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो Na+ क्या होता है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपरी सतह पर जाके जमा हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोड प्रोसेस कैसा फिनोमेना है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो है कैसी घटना है, सरफेस फिनोमेना है। इसका अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, तो जंग कहाँ लगता है, इसके ऊपरी सतह पर। जैसे मान लो ये लोहा, तो जंग जो है कहाँ लगेगा, इसके ऊपरी सतह। ओके, यह सब कौन फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। और इसका अध्ययन हम लोग करेंगे किसमें, सरफेस केमिस्ट्री में। सरफेस मतलब होता है सतह या पृष्ठ। इसके अलावा हम कैटालाइसिस जो है, केमिकल काइनेटिक्स में कैटालाइसिस के बारे में पढ़ाए, यहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे। कैटलिस्ट जो है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस में क्या होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के ऊपरी सरफेस पर जाके चिपक जाता है, नहीं, इसके ऊपरी सतह पर जाके क्या होता है, चिपक जाता है। यानी कि सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करेंगे उसको क्या कहेंगे बताओ, सरफेस केमिस्ट्री। समझे। इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है कि इंट्रोडक्शन क्या है। लोहे के ऊपर जंग लगना क्या होगा, सरफेस फिनोमेना, है ना। कैटलिस्ट के सतह पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का चिपक जाना, है ना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस फिनोमेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कोई सब्सटेंस क्या आता है, कैथोड पर या एनोड पर जाके जमा हो जाता है। यह भी कैसा फिनोमेना है बताओ, सरफेस फिनोमेना। इसी का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करेंगे उसको सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। क्लियर हो गया। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री deals with the phenomenon deals with the phenomenon or phenomena
that occurs at the surface surface chemistry deals with the phenomena that occurs at the surface ना पृष्ठ रसायन सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है ओके। जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बताए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अब बताओ जंग कहाँ लगता है? सरफेस पर ही लगता है ना। इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड पर होने वाली घटना का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा कैटालाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाए हैं। हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, इसका भी अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री। इसका देखो इंट्रोडक्शन समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि आखिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। फिर से बोलते हैं, इसमें सतह पर होने वाली घटना का अध्ययन हम लोग करेंगे ना। इसको उतारिए। बहुत बच्चे कहते हैं सर हमको लिखने का मौका नहीं देते हैं, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, हम इसीलिए साइड हो जाते हैं, बढ़िया से लिख है ना। लिखे कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस, अर्थात पृष्ठ रसायन सतह पर होने वाली घटनाओं का क्या करता है? अध्ययन करता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फिर हम पढ़ाएंगे यहाँ डिटेल। इसका अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे। अब मिटाते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना है, बहुत मजेदार चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, है ना। इसमें जो है कुछ टर्म्स है आपको समझना है। एडजॉर्प्शन, किसको कहते हैं? एडजॉर्प्शन, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन किसको कहें? ये हमारा है चॉक। ये क्या है? चॉक। आप एक चॉक ले लीजिए और एक पॉट, एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में इंक दे दीजिए। इंक समझते हैं? मान लो लाल इंक लिए, लाल इंक को एक बीकर में रख दें। समझिएगा, ये एक बीकर है, ये आपका क्या है? बीकर। इस बीकर में हम क्या किए? लाल इंक लिए, है ना। लाल इंक को इसमें दे दिए। उसके बाद हम क्या किए? वो चौक लिए। इस चौक को इसमें से डुबा देंगे और डुबाने के बाद निकालें। समझे अब क्या बोले? इसमें लाल इंक के कोई जरूरी नहीं, लाल हम आपको समझाया, ब्लू भी ले सकते हैं। तो मान लो रेड इंक हम इसमें ले लिए। अब हम इसमें क्या किए? चौक का टुकड़ा लिए, उस टुकड़ा को ऐसे डुबा दिए और डुबाने के बाद इसको क्या किए? निकाल। अब बताओ तो क्या होगा कि हमारा चौक लाल हो जाएगा, चौक कैसा होगा? रेड कलर का हो जाएगा, है ना। अब उस क्या करो? उस चौक को ऐसे तोड़ोगे तो फिर अंदर में क्या निकलेगा? व्हाइट निकलेगा। अंदर में क्या निकलेगा बच्चों बताओ?
व्हाइट निकलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि वह इंक जो है चॉक के सिर्फ ऊपरी सतह पर जाके चिपक गया, वह उसके बल्क में, वह उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। यानी कि ये चॉक जो है, ये इंक जो है चॉक के ऊपरी सतह पर जाके चिपक गया, इसीलिए कैसी फिनोमेना है बताओ? सरफेस फिनोमेना है ना, सरफेस फिनोमेना। और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते क्या है? इस फिनोमेना को बोला जाता है एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। अब देखो ये चॉक है, ये चॉक के ऊपरी सतह पर तुम्हारा क्या हुआ? ये लाल इंक जो है यह जाके चिपक गया, है ना। यह लाल इंक क्या हुआ? इसके सतह पर जाके चिपक गया। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? कभी जब आप बताएंगे, मैकेनिज्म जब डिस्कस करेंगे बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपरी सतह पर ही क्यों चिपक गया, इसके अंदर प्रवेश क्यों नहीं किया, इसका भी हम लोग स्टडी करेंगे। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजॉर्प्शन। ओके। अब कहोगे कि सर ये चॉक जो है, ये चॉक को क्या कहते हैं? इस चॉक को कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या कहोगे? एडजॉर्बेंट। समझ में? तो सर ये इंक को क्या कहें? ये इंक जो है जाके चिपक गया, इस इंक को क्या कहोगे? इस इंक को कहोगे एडजॉर्बेट। आया समझ में? इंक से तो समझाए, मान लो एडजॉर्बेट की जगह हम लोग चॉक लिए या सिलिका जेल लिए या चारकोल लिए, इसकी सतह पर क्या होगा? इंक जाके चिपक गया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस जाके चिपक गया, तो इंक हुआ, हाइड्रोजन गैस हुआ, नाइट्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन गैस हुआ, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। और जिसकी सतह पर जाके चिपक गया उसको क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। इस फिनोमेना को, इस घटना को क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन। क्या कहोगे? एडजॉर्प्शन। देखो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म आप एक क्या करोगे? फॉर्म ले लो। फॉर्म को क्या करो? पानी में डुबा दो। फॉर्म को पानी में डुबा के फिर उसको क्या करो? निकालो। तो आप क्या देखिएगा कि फॉर्म जो है समान रूप से भीग गया। फॉर्म जो है समान रूप से भीग गया। और फिर जब इसको ऐसे निचोड़ोगे, गाड़ोगे, तो क्या होगा? पानी नीचे टपकने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि पानी जो है उस फॉर्म के अंदर प्रवेश कर गया। कहाँ प्रवेश किया? अंदर। अंदर उसी को क्या बोलेंगे? बल्क। यानी वाटर जो है फॉर्म के बल्क में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश किया? वह समान रूप से। कैसे प्रवेश किया? वह समान रूप से उसके बल्क में प्रवेश कर गया। ओके, समान रूप से उसके बल्क में प्रवेश कर गया। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। देखो देखने में दोनों टर्म एक समान ही लगता है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ हम लोग डी लिखते हैं, यहाँ बी, थोड़ा सा ही अंतर है। इसी को हम लोग बोलते हैं बल्क। बल्क मतलब स्थूल। स्थूल मतलब अंदर में जाके प्रवेश कर गया। इस फिनोमेना को आप क्या कहोगे भैया? एब्जॉर्प्शन। और कुछ फिनोमेना ऐसा होगा कि जिसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, है ना। एब्जॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा। इसके बल्क में प्रवेश किया, इसके साथ साथ इसके क्या किया? सरफेस पर भी चिपक गया। यानी कि जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। सारा टर्म क्लियर हुआ? एब्जॉर्प्शन क्या है आपको समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रिया साइमल्टेनियस हो। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया क्या होगी? साइमल्टेनियस होगी। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। एज फॉर एग्जाम्पल देखो बताए कि चॉक है, चॉक को क्या किए? चॉक को हम क्या किए? ये लाल इंक में से डुबाए और निकालो।
इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गया? अब उसी चॉक को इस इंक में 5 मिनट तक छोड़ दो तो क्या होगा? इंक जो है धीरे 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 उसके बल्क में प्रवेश करेगा, और ज्यादा देर 10 मिनट 15 मिनट जब कर देंगे तब क्या होगा? उसके बल्क में प्रवेश करता जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि सारा बल्क को वह समान रूप से कवर नहीं करे। तो अब इसी घटना को अब क्या बोलोगे बताओ? एब्जॉर्प्शन। जब पूरे बल्क में प्रवेश कर जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। अब जो निकालेंगे चॉक तो क्या देखेंगे कि ये इंक जो है इसके ऊपरी सतह पर भी है। इंक कहाँ है? इसके ऊपरी सतह पर है। इसको तोड़ दिए तो भी उसमें अंदर में क्या निकला? रेड ही निकला। कहने का मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन भी हुआ और एडजॉर्प्शन हुआ, यानी दोनों क्रिया हुआ। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में ही टर्म क्या आ गया? सॉर्प्शन आ गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब एडजॉर्प्शन देखिए, जैसे एडजॉर्प्शन जैसे सिलिका जेल का नाम सुना होगा। सिलिका जेल क्या होता है? जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जैसे मोबाइल खरीदते हैं महंगा महंगा, उसके अंदर देखोगे एक पैकेट में सिलिका जेल दिया होता है। सिलिका जेल ऐसे जो है दानेदार संरचना, वह क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल जो है पानी में, जैसे बरसात दिन में पॉकेट में रखे हैं, उसमें पानी प्रवेश कर दिया, तो आप क्या करोगे? एक डब्बा में उस मोबाइल को रख दो और उसके अंदर जो दिया रहता है सिलिका जेल का 10-20 दाना लेके और उस पॉकेट में रख दो। उसी में मोबाइल रख के पॉकेट को बढ़िया से सील कर दो, बंद कर दो। तो देखोगे क्या सिलिका जेल जो है उसके अंदर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल है वो सबको क्या करेगा? अपने ऊपरी सतह पर आके चिपका देगा। यानी कि मोबाइल को क्या करेगा? ड्राई कर देगा और उसके वाटर को अपने ऊपर चिपका देगा। इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। यानी सिलिका जेल क्या करेगा? सिलिका जेल ऐसे दानेदार संरचना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब में दिया जाता है। सिलिका जेल क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को ये क्या करेगा? एडजॉर्ब करेगा। समझ में? चारकोल क्या करेगा? चारकोल जिसको कोयला कहते हैं, चारकोल यह भी क्या करेगा? कोई गैस है, गैस के रूप में मान लो क्या है? अमोनिया है। अमोनिया को यह अपने ऊपर एडजॉर्ब करेगा, अधिशोषण करेगा, अपने ऊपर क्या करेगा? एडजॉर्ब कर लेगा। अब डॉक्टर एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन तो फिजिकल एग्जांपल हम समझाए, चौक वाला से समझा दिए। एब्जॉर्प्शन अब फिजिकल एग्जांपल से बताए, फॉर्म दिए, फॉर्म को पानी में डाल दिए, उसके बाद निकालेंगे तो क्या देखते हैं कि पानी जो है फॉर्म के बल्क में समान रूप से फैल जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग? एब्जॉर्प्शन। क्या कहेंगे भैया? एब्जॉर्प्शन। ओके, इसमें देखो क्या होता है, इसको लिख दिया, इसको मिटा दें, ऐसे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। इसमें देखो हम लेते हैं क्या? कैल्शियम क्लोराइड है ना। यह क्या करता है? यह वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अब शोषण करेगा। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2 या वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ओके, अमोनिया जो है क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं? अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, जबकि अमोनिया जो है चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, और जबकि अमोनिया जो है वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। यानी यह क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि वाटर को अवशोषित करने वाला पदार्थ। क्लियर हुआ? बल्क समझ के स्थूल में अंदर में प्रवेश करता है, यह हुआ एब्जॉर्प्शन।
आज इसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रिया होती है, इसको आप क्या कहोगे? सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना, इसमें मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इसके सरफेस पर क्या होता है? अधिक हो जाता है, जबकि बल्क में नहीं होता है, सिर्फ कहाँ होता है? इसके सरफेस पर हो जाता है। ओके, अब इसको लिखिए, मिटावे, इसको मिटाते हैं। एब्जॉर्प्शन अब किसको कहते हैं, इसको दिखा देते हैं भैया। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, तुरंत मिटा देते हैं, तो रहने देते हैं, उसको लिखिए। The phenomenon of accumulation of molecular species the phenomenon of accumulation of molecular species at the surface rather than the bulk of a solid or liquid. The phenomenon of accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid is called adsorption. क्लियर हो गया? यह क्या करेगा? जैसे चौक के सतह पर इंक चिपक गया है ना, तो जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज चिपकता है या तो सॉलिड के सरफेस पर या लिक्विड के सरफेस पर ना। जैसे एक बीकर में हम पानी ले लिए और उसके ऊपर तेल दे दिए, तो तेल क्या होगा? लिक्विड के ऊपरी सतह पर जाके चिपक जाएगा, उसके बल्क में प्रवेश नहीं करेगा। इसीलिए मॉलिक्यूलर स्पेसीज का एक्युमुलेशन में ना जमा होगा, या कहाँ जमा होता है? या तो सॉलिड के या तो लिक्विड के सतह पर जाके जमा हो जाता है, ना कि उसके बल्क में प्रवेश करता है, ना कि उसके स्थूल में प्रवेश करता है। इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, अधिशोषण। इसको हिंदी में लिखा देते हैं, लिख दें कि लिखा दें? लिख देते हैं। लिखिए, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी ठोस या द्रव की सतह पर आणविक स्पेसीज का, किसी ठोस या द्रव की सतह पर आणविक स्पेसीज का बल्क में प्रवेश न करके सरफेस मतलब सतह पर सांद्रित होने की घटना को अधिशोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में बता दीजिए कि सिलिका जेल, वाटर मॉलिक्यूल सिलिका जेल की सतह पर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है ना। अमोनिया जो है चारकोल की सतह पर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है।
अब देखो एब्जॉर्प्शन को आप ऐसे समझिएगा कि आप एक बंद डब्बा में गैस ले लीजिए, एक बंद बोतल में गैस ले लीजिए, उसमें हम चारकोल का कुछ टुकड़ा गिरा देंगे। कुछ टुकड़ा जब गिरा देंगे तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ देर के बाद बोतल के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर घट जाता है। बोतल के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि कुछ गैस के मॉलिक्यूल जो है उस चारकोल की ऊपरी सतह पर जाके चिपक गया, जिसके कारण गैस के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन घट गया। इस कारण उसका प्रेशर भी घट जाता है। इसीलिए कैसी घटना है बताओ? सरफेस फिनोमेना है, और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल बताइए दिए कि सिलिका जेल की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल का क्या होना? सिलिका जेल की सतह पर वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। चारकोल की सतह पर अमोनिया का क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है ना। चौक की सतह पर अमोनिया के, चौक की सतह पर इंक का क्या होता है? एडजॉर्प्शन होता है। ओके। किसी गैस से भरे बर्तन में जब चारकोल के टुकड़े को गिराया जाता है तो गैस के मॉलिक्यूल चारकोल की सतह पर आके क्या होता है? एडजॉर्ब हो जाता है। यह सभी क्रिया जो है एडजॉर्प्शन कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल दे दिए पहले। अब देखिए इसमें दो टर्म हम लिखे हैं, दो टर्म लिखे हैं, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट लिखे हैं। किसको कहते हैं इसको आप समझिएगा। एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेट क्या है? ऐसे समझाने के लिए आपको समझा दिए थे कि ये चौक है, ये चौक है, इसके सतह पर इंक जो है जाके चिपक गया है ना। यहाँ इंक को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। और चौक को क्या कहें? एडजॉर्बेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉर्बेंट किसको? एडजॉर्बेट अधिशोष, अधिशोष ना। तो अधिशोष किसको कहेंगे बच्चों? समझ गए कि एडजॉर्प्शन क्या सरफेस फिनोमेना है ना। द सब्सटेंस व्हिच accumulates, the substance which accumulates at the surface of solid or liquid, is called adsorbate. The substance which accumulates at the surface of solid or liquid is called adsorbate ना। वे पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर, ठोस या द्रव की सतह पर सांद्रित हो जाता है, ठोस या द्रव की सतह पर सांद्रित हो जाता है, उसे एडजॉर्बेट, हिंदी में क्या कहेंगे? अधिशोष कहा जाता है। देखो जितना भी टर्म है उसको हिंदी नहीं चलता है, एडजॉर्बेटे बोलते हैं, अधिशोष से नहीं बोला जाता। खास करके जितना टर्म है इसको दिमाग में रखिएगा इंग्लिश में। जैसे इस एग्जाम्पल में इंक जो है किसका एग्जाम्पल हुआ? एडजॉर्बेट का। जनरली जो है गैस अमोनिया या क्या होगा? चारकोल की सतह पर चिपक जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन जो है निकेल की सतह पर जाके चिपक जाता है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, यह सब क्या होता है?
ठोस की सतह पर जाके चिपक जाता है। यह सभी एग्जाम्पल है किसका? एडजॉर्बेट। समझ गए एडजॉर्बेट। और दूसरा टर्म हम लोग को पढ़ना है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट ठीक है, मिटाया जाए कि नहीं मिटाया जाए? बोलो एडजॉर्बेंट। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट अधिशोषण। अधिशोषण। अधिशोषण किसको कहेंगे? चौक को अधिशोषण है। अधिशोष एडजॉर्प्शन न हुआ, अधिशोषण या एडजॉर्बेंट। इसको हिंदी में क्या कहोगे बच्चों? अधिशोषक। क्या कहोगे? अधिशोषक। इसको हिंदी में क्या कहोगे? अधिशोषक। अधिशोषण तो हो गया, इस घटना को कहते हैं अधिशोषण। एडजॉर्बेंट क्या हो गया? अधिशोष। एडजॉर्बेंट क्या हुआ? अधिशोषक, मतलब शोषण करने वाला। ओके, तो किसको कहेंगे? द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच द सब्सटेंस on the substance on the surface of which the substance on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. The substance on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. वे पदार्थ जिसकी सतह पर अन्य पदार्थ आकर सांद्रित होता है उसे एडजॉर्बेंट, हिंदी में अधिशोषक कहा जाता है। यानी यहाँ पे चौक को हम लोग क्या कहेंगे भैया? अधिशोषक। वे पदार्थ जिसकी सतह पर अन्य पदार्थ आके क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, संदृत हो जाता है, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। जैसे एग्जाम्पल में, वेल नोन एग्जाम्पल में सिलिका जेल नाम है। सिलिका जो है गोल गोल संरचना रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, उसको कहा जाता है सिलिका जेल। या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो है डब्बा में रखा रहता है, पॉकेट में रखा रहता है, उसको कहते हैं एडजॉर्बेंट। इसका काम क्या है? वाटर मॉलिक्यूल को अपने सतह पर एडजॉर्ब करना। इसके अलावा देखो चारकोल, एनिमल चारकोल जो है ये एडजॉर्बेंट के एग्जाम्पल्स। इसके अलावा जो है मेटल में जैसे निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सब एडजॉर्बेंट कहलाते हैं। इसके अलावा कोलॉइडल पार्टिकल, जो छोटे छोटे कण होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल, यह सभी के सभी एडजॉर्बेंट के कार्य करते हैं। तो तीनों टर्म समझ में आ गया होगा बच्चों। इस घटना को कहते हैं एडजॉर्प्शन। है ना? चौक को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। चौक को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेंट। इंक को क्या कहेंगे? एडजॉर्बेट। तीनों टर्म क्लियर हो गया है ना?
अब दोनों क्रिया जिसमें होगी उसको क्या कहेंगे? स्वापसम। बेटा इसको मिटाते हैं, समझ ही गए होंगे बढ़िया से। देखो बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। कुछ वर्ड जब दिखाई नहीं पड़े तो मान लो उसको सुन के भी लिख लीजिए, समझ गए ना? इसीलिए हम बोलते रहते हैं कि आपको सुन के भी लिखने में कठिनाई नहीं। देखो देखो एक टर्म होता है डी सॉप्शन, डी सॉप्शन। एक टर्म क्या है? डी सॉप्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विशोषण, विशोषण। तो विशोषण क्या हुआ? देखो तुरंत बताए। ये हुआ एडजॉर्बेंट, ये हुआ एडजॉर्बेंट, है ना? एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, है ना? एडजॉर्बेंट की सतह से एडजॉर्बेंट को हटाने की क्रिया को डिसॉर्प्शन कहते हैं ना। एडजॉर्बेंट की सतह से एडजॉर्बेंट के हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ removing of adsorbate from the surface of adsorbent is called desorption. Okay. अधिशोषण, अधिशोषण पदार्थ की सतह से अधिशोष को हटाने की क्रिया को विशोषण कहा जाता है। समझ में? मैंने इसके सतह से एडजॉर्बेंट को क्या किया? हटा दिए। इसी क्रिया क्या कहेंगे? डिसॉर्प्शन। क्लियर हो गया? अब एक टर्म है सॉर्प्शन। इसको लिख लो, तब सॉर्प्शन लिखाते हैं। बताए चुके हैं जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, दोनों होगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? सॉर्प्शन। मिटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्प्शन। इसको शोषण, एडजॉर्प्शन को कहते हैं अधिशोषण। एडजॉर्प्शन को क्या कहते हैं? अधिशोषण। एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? अवशोषण। सॉर्प्शन को क्या कहते हैं? शोषण। तो जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रिया एक साथ होती है उसी को क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। When absorption and absorption takes place simultaneously, tenuously is called सॉर्प्शन। पहले बता चुके हैं। देखिए, जब अधिशोषण
एवं अवशोषण, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? अवशोषण। एब्जॉर्प्शन कहते हैं अधिशोषण। जब अधिशोषण एवं अवशोषण की क्रिया साथ साथ होती है, क्रिया साथ साथ होती है, तो उसे स्वापसन कहा जाता है। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ स्टूडेंट को यहाँ जो है स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर एब्जॉर्प्शन तो समझ गए, एब्जॉर्प्शन समझ गए, सॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन में ही, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में ही आ गया सॉर्प्शन। जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों क्रिया साथ साथ होती है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सॉर्प्शन। जैसे हम उदाहरण से बताए थे ना कि चॉक को इंक में, लाल इंक में डुबा के निकाल, इस क्रिया को कहेंगे एब्जॉर्प्शन। अब इस चॉक को इंक के अंदर 5 मिनट छोड़ दोगे तो क्या होगा? इंक जो है चॉक के बल्क में प्रवेश करेगा। 10 मिनट 15 मिनट तक छोड़ देंगे तो और उस चॉक में समान रूप से सभी जगह क्या होगा? फैल जाएगा। इस क्रिया को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। तो पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रिया क्या हो रही है? साथ साथ हो रही है ना, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? सॉर्प्शन कहेंगे। क्लियर हो गया? उसी में आ गया सारा टर्म। ओके, जैसे हम कोई कपड़ा है, फैब्रिक्स, हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, जैसे जीन्स को साफ करते हैं तो जीन्स को पानी में देते हैं, तो अब वाटर क्या करता है? वाटर जो है उस जीन्स के सतह को भिंगाता है। उसके बाद उस जीन्स जो पैंट है, उस पैंट के बल्क में प्रवेश करता है। पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके जीन्स पैंट के सतह को भिगोता है, उसके बाद वह वाटर मॉलिक्यूल उसके पैंट के बल्क में प्रवेश करता है। तो जब सरफेस को भिगाया तो एब्जॉर्प्शन, उसके बल्क में प्रवेश किया तो एब्जॉर्प्शन। दोनों क्रिया साथ साथ हुआ। इस क्रिया को क्या कर दोगे? बताओ, सॉर्प्शन। क्या कर दोगे? सॉर्प्शन। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम समझने वाला चैप्टर है, इसमें कहीं से कोई विशेष बात है नहीं, बहुत हल्का चैप्टर है। हमको लग रहा था लॉकडाउन का आशंका को देखते हुए हम क्या किए, पहले फिजिकल केमिस्ट्री का जो मेन चैप्टर है हम निकाल दिए। ये सब चैप्टर में तो कुछ है नहीं, लेकिन सिलेबस में है, 4 मार्क्स का आएगा, पढ़ना तो है। मुख्य चैप्टर है इसका सॉलिड स्टेट, केमिकल केमिस्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, ये मेन चैप्टर है। एग्जाम के लिए तो 16 चैप्टर में समझ रहे हैं। अब देखो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर, तो देखो यहाँ लिख देते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में क्या कहे? अवशोषण। इस दोनों में अंतर एग्जाम में आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है ना। तो फर्स्ट देखो अंतर क्या है? एब्जॉर्प्शन इट इज ए सरफेस फिनोमेनन। यह क्या है? सरफेस फिनोमेनन, सरफेस फिनोमेनन ना, यह सतह पर होने वाली, सतह पर होने वाली घटना। यह मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन। आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है ना? यह क्या है? सतह पर होने वाली घटना। इसमें क्या है? इट इज ए बल्क फिनोमेनन, इट इज ए बल्क फिनोमेनन
मेनन या स्थूल में होने वाली घटना। क्लियर? उसके बाद क्या पढ़ोगे इसमें? एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन, इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन। इसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है कहाँ पर? सरफेस पर, सतह पर। इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इट हैज मैक्सिमम, इट हैज मैक्सिमम concentration at surface. It has maximum concentration at surface. ना इसमें सतह पर सांद्रण अधिक होता है, सांद्रण अधिक है ना। इसमें क्या है? इट हैज सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मटेरियल। इट हैज सेम कंसंट्रेशन, इट हैज सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मटेरियल ना। इसमें बताया था ना, इसमें क्या बताया था कि मॉलिक्यूल जो है सभी जगह इसका कंसंट्रेशन एक समान होता है। और इसमें क्या बताया कि मॉलिक्यूल जो है सिर्फ इसके ऊपरी सतह पर आ जाता है, वही लिखे। इट हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन एट द सरफेस। इसमें क्या लिखे? इट हैज सेम कंसंट्रेशन थ्रू आउट द मटेरियल। इसमें संपूर्ण पदार्थ में सांद्रण एक समान होता है ना। यही सब क्या है? बेसिक डिफरेंस है। एक और डिफरेंस बच्चों उसको भी बता देते हैं। फिगर को दिमाग में रखिए, अंतर अपने एग्जाम में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, यही अंतर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1 लिखना इसको, ये 2 ओके। दूसरा डिफरेंस हुआ, मिटाया जाए कि नहीं? थर्ड देखिए बताते हैं, थर्ड देखिए बताते हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम एब्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन की मात्रा x/m, आगे पढ़ेंगे प्रॉबिलिटी इक्वेशन, आगे प्रॉबिलिटी इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे एब्जॉर्प्शन की मात्रा को x/m से डिनोट किए, प्रेशर को P से डिनोट किए। ये 0 एक्सिस है। तो शुरू में हम क्या देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन का रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, बाद में ये क्या होता है? कांस्टेंट। पहले एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, बाद में इसका रेट क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहाँ टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं? कांस्टेंट। यानी शुरू में ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे यह कांस्टेंट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अवशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच जब कांस्टेंट टेम्परेचर हम ग्राफ खींचते हैं तो यह यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है। यह क्या होता है? यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता है। यही एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर है। यह समान रेट से बढ़ेगा, यानी सभी बल्ब को भिगाते हुए यह समान दर से बढ़ेगा, जबकि यह शुरू में तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट।
यह एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बच्चों यहाँ देखो एक चीज़ हम बता देते हैं इस वीडियो में। आज ये सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो दिए हैं, उतार लिया, उतारा। अब देखिए हम आपको बोलना चाहते हैं एक बात बोलना चाहते हैं। हम आपको अभी 3 चैप्टर एक साथ स्टार्ट किए हैं, 3 चैप्टर एक साथ स्टार्ट किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्टार्ट क्या किए? सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट किए। दूसरा देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हम 5 लेक्चर ले चुके हैं। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को हम 5 लेक्चर ले चुके हैं। आप सारा वीडियो को देखिएगा। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए हैं मेटलर्जी। इसी को जो है बोला जाता है जनरल प्रोसेस एंड प्रिंसिपल फॉर द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत एवं विधियां, उसी को शॉर्ट में कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में देखो बच्चों अभी तक 5 चैप्टर जो है क्लास हम ले चुके हैं। इसमें जो है लेक्चर 1 लेक्चर 2 पहले का बना हुआ नहीं था, तो हम इधर बनाए हैं। इसीलिए उसमें लिखा होगा कि 5 डेज 6 डेज 7 डेज का। अब बाकी जो है लेक्चर 3 जो दिए, लेक्चर 3 दिए हैं, लेक्चर 4 दिए हैं, लेक्चर 5 दिए हैं। इस सब वीडियो को देखिए, ये पहले से बना हुआ है, हम उसी को लोड कर रहे हैं। इन्हें का हम इसको फिर से क्यों बनाएं? आप जो देखिएगा लेक्चर तो उसमें यूट्यूब में 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का पहले का वीडियो लोड रहता है। अब जैसे मेटलर्जी बना अब फिर तुमको पढ़ाएंगे तो फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो बना हुआ है। इसीलिए बहुत लड़का फोन किया कि सर ये तो 10 महीना पहले का वीडियो है। अरे 10 महीना पहले का है तो उसमें मेटलर्जी है पढ़ाए हैं। आपको हम लेक्चर नंबर लिख दिए कि लेक्चर 1 पढ़े, लेक्चर 2 पढ़े, उसके बाद लेक्चर 3 पढ़िए। इससे कोई मतलब नहीं कि 10 महीना पहले बना है कि 8 महीना पहले बना है। मेटलर्जी जो केमिस्ट्री है, मीथेन का फार्मूला आज लिखे हैं CH4, और 2 साल के बाद क्या लिखेंगे? CH4n लिखेंगे मीथेन का फार्मूला। और 2 साल पहले जिसको पढ़ाए हैं उसमें भी मीथेन का फार्मूला क्या लिखेंगे? CH4n लिखेंगे। 2 साल पहले जिसको पढ़ाए मीथेन के CH4 लिखेंगे कि नहीं लिखे होंगे? अभी जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए भी CH4n होगा। अब 5 साल बाद पढ़ाएंगे तो मीथेन फार्मूला CH4n होगा। तो केमिस्ट्री तो नहीं बदलता है। इसीलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि सर ये लेक्चर 10 महीना पहले, उससे क्या लेना 10 महीना पहले के रहे कि 10 साल पहले। लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़े, उसके बाद लेक्चर 3 है दे दिए, फिर लेक्चर 4 लेक्चर 5 सबको कॉपी में उतारते चलिए, बढ़िया से उतारते चलिए, लिखते चलिए। समझ में मैक्सिमम बात आ ही जाएगा। जो कुछ बात नहीं आएगा जब ऑफलाइन क्लास चलेगा ना, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा ही, सबको हम बोर्ड पर समझाते चले जाएंगे, फट समझा देंगे। जो चीज़ पढ़ाएंगे हम 15 दिन में, उसको हम मात्र 1 से 2 दिन में समझा देंगे। क्या बोले, समझ में आया? सब वीडियो की नहीं, खाली सिनेमा नहीं है सिनेमा देख लिए हो गया। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको कॉपी में नोट करते चलिए। हम आशा करते हैं कि मैक्सिमम बात समझ में आ ही जाता होगा। जो बात समझ में नहीं भी आएगा आप कॉपी में उसको नोट करते चलिएगा। जब ऑफलाइन क्लास होगा हम सबको समझा देंगे, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, समझाने में कुछ नहीं लगेगा। तो जो 15 क्लास की चीज़ हम 1 से 2 क्लास में समझा देंगे उसको। समझ रहे हैं ना? फिर बोल रहे हैं मेटलर्जी में कंफ्यूज नहीं करना। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये वीडियो 10 महीना पहले, 10 महीना पहले करेगा, 8 महीना पहले करेगा, 5 साल बाद करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सबको लिखते चलिएगा। 3 4 5 6 इसमें करीब 10-15 लेक्चर है। मेटलर्जी में करीब 10 12 या 15 जो भी है। मेटलर्जी में 10 से 15 लेक्चर है। सबको कॉपी में नोट करते चलिएगा। इस चैप्टर से एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। एक लॉन्ग आता है 5 नंबर का, एक शॉर्ट आता है 2 नंबर, 5 2 7,
एक दूगो ऑब्जेक्टिव दे देता है, 2 गो ऑब्जेक्टिव दे दिया तो 7 2 9 नंबर, 3 गो ऑब्जेक्टिव दिया तो 10 नंबर। तो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, समझ रहे हैं। इसमें कोई खास केमिस्ट्री है नहीं, सबको कॉपी में लिखते चलिए। ओके, ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, समझ रहे हो ना। दिस इज द एनर्जी ऑफ एनी टीचर, सो यू हैव टू कंसीडर इट। ओके, थैंक्स।